जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है जीन पियाजे पर। जीन पियाजे एक महत्वपूर्ण टॉपिक टेट, सी टेट, बीएड और डीएलएड से संबंधित। जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्या क्या होगा, जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे कौन थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था तो उस पर चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संप्रत्यय यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, और उसके बाद शैक्षिक जो उपयोग है, शैक्षिक उपयोग, इन पर अनुप्रयोग, यानी जो भी कोई सिद्धांत होता है तो उसका उपयोग पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि कोई सिद्धांत अगर बना है और उसका कोई उपयोग नहीं है शिक्षा में तो हम उसे एजुकेशन में क्यों पढ़ें। तो इसलिए शिक्षा के उपयोग पढ़ना भी अनिवार्य है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है, और इनका जन्म जो हुआ था 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ था। और सर्वप्रथम इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। और ये जो लिखी थी 1923 में इन्होंने लिखी थी, और इनका जो सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है, जीन पियाजे। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1896 स्विट्जरलैंड में, और इनकी पुस्तक का नाम था द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। और उसके बाद आपका आता है इनकी पुस्तक का सन। और उसके बाद इन्होंने क्या कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संज्ञानात्मक शब्द का अर्थ। और संज्ञानात्मक शब्द का अर्थ जो है, ये सब इसे समझने से पहले भी हम सबसे पहले समझते हैं विकास। विकास के बारे में क्या हमने पढ़ा था कि विकास जो होता है आपका, सभी पक्षों में जो आपका परिवर्तन हो रहा है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आपका सामवेगिक, इन सभी पक्षों में जो परिवर्तन होता है तो वो आपका जो होता है डेवलपमेंट यानी विकास होता है। जब विकास की जो क्रिया चलती है सभी पक्षों में होती है। अब यहाँ पर मुख्य जो है आपका मानसिक पक्ष की बात हम यहाँ पर करेंगे। मानसिक पक्ष में जो होता है आपका बौद्धिक विकास, और आपका होता है मानसिक पक्ष में दूसरा जो होता है आपका संज्ञानात्मक विकास। अब इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास जो संज्ञान शब्द है, संज्ञान शब्द जो है सम प्लस ज्ञा, यानी ज्ञा धातु से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है अच्छे से, और ज्ञान का मतलब होता है जानना। यानी जब हम किसी चीज को अच्छे से जान लेते हैं तो वो क्या होता है, संज्ञान होता है। किसी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई तो वो क्या हुआ, संज्ञान हो गया। और विकास का मतलब क्या हुआ कि जब उस जानकारी में धीरे धीरे जो टाइम के अकॉर्डिंग या उसके अवस्थाओं के अकॉर्डिंग वो बढ़ता चला जाता है ज्ञान, तो वो क्या हुआ, विकास हुआ। तो संज्ञानात्मक विकास का यहाँ पर अर्थ हुआ कि हमने किसी जानकारी को अच्छे से, किसी चीज के बारे में अच्छे से जान लिया तो संज्ञान हो गया वो। और संज्ञान के बाद जब उसका डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे उस जानकारी को हमारे दिमाग में वो बढ़ती चली जा रही है, यानी हमारे माइंड में उस चीज को हम अच्छे से बढ़ते चले जा रहा है, तो वो क्या हुआ, विकास हुआ। जैसे कि आप इस प्रोसेस में देखते हैं कि सबसे पहले बालक की जो अवस्था होती है, पहली अवस्था में कुछ कम उसकी जो संज्ञान होता है, उसके बाद संज्ञान बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है। ये डायग्राम में देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दर्शाता है जीन पियाजे का। ये सीटीईटी की एक परीक्षा में पूछा गया था, इस तरीके का डायग्राम दे दिया गया था कि ये डायग्राम किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इसमें क्या है कि किसी भी बालक का जो ज्ञान है धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। तो इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है, और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रम से इसका अर्जन करता है, और कैसे इसमें एक एक करके जोड़ता चला जाता है, और कैसे इसका उपयोग करता है। यानी मानव के ज्ञान के बारे में ये सिद्धांत बताता है, मानव की जो नॉलेज है उसके बारे में बताता है, और उसके बाद जो कैसे कैसे अर्जन करता है ज्ञान का, उस ज्ञान में अर्जन करने वाले कोई चीज जानकारी ग्रहण करने के बाद उसमें कैसे अपने ज्ञान में नई नई चीजें जोड़ता चला जाता है, और अपने ज्ञान को बढ़ाता चला जाता है। क्या संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत के बारे में जो है ये कथन स्पष्ट करता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे किसी आपकी जो जानकारी उसका जो जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि इसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं में होकर गुजरता है, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए अवस्था सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, स्टेज थ्योरी भी इसे कहते हैं।
इसके बाद आप देखेंगे जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है तो उसमें महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। नंबर 1 आपका है अनुकूलन। अनुकूलन को में जो है जब बालक नई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता है, मनुष्य नई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो वो क्या होता है? अनुकूलन होता है। नई परिस्थिति में ढालना जो है अनुकूलन होता है। ढालना अनुकूलन होता है। उसके बाद अनुकूलन में जब हमने किसी कोई बालक या कोई मनुष्य अपने आप को नई परिस्थितियों में ढालता है तो उसे अनुकूलन की क्रिया कह देते हैं। अनुकूलन में भी दो प्रक्रियाएं होती हैं आपकी। पहली है आपकी आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, और दूसरी है आपकी समायोजन, समायोजन। तो समायोजन और आत्मसातीकरण को यहाँ आप समझेंगे। सबसे पहले आपकी आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या? आपका कोई पूर्व ज्ञान है, यानी पुरानी जानकारी है, पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान ऐड करना यानी जोड़ना, क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है। यानी कोई हमारे पास पुरानी जानकारी थी, जो भी, उसमें हमने कोई नई जानकारी और ऐड कर ली और नई जानकारी जोड़ ली, तो वो क्या हुआ? हमने आत्मसातीकरण की प्रक्रिया होगी, यानी उसमें आत्मसात कर ली हमने नई जानकारी। जैसे कि किसी बालक को पहले से पता है कि बिल्ली के बारे में हमने बता दिया, बिल्ली के 4 टांग होती हैं, एक आंख होती, 2 आंख होती हैं, एक पूंछ होती है। तो इस तरीके से हमने बिल्ली के बारे में बताया, लेकिन वो जब हमने बताया तो वो उसका बिल्ली का रंग जो था सफेद बिल्ली थी, वो सफेद बिल्ली को हमने बता दिया। लेकिन वहां पर क्या हुआ? बालक ने दूसरी बिल्ली देखी कि ये एक काली बिल्ली देख ली, तो बालक ने क्या किया कि उसके बारे में पता लगा ये भी बिल्ली होती है, तो उसने क्या काम करा? अपने पुराने ज्ञान में नई नई नए ज्ञान को जोड़ लिया। तो वो क्या हुआ? वहां पर आत्मसातीकरण की प्रक्रिया हुई। तो नए मतलब पुरानी जानकारी में अपने पुराने ज्ञान में नई जानकारी जोड़ना आत्मसातीकरण होता है। और समायोजन क्या होता है? जो हमारा पूर्व ज्ञान है या पुरानी जानकारी है हमारे पास, उस पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना क्या होता है? समायोजन होता है। जैसे कि मान लीजिए बालक ने अब क्या किया कि उसने किसी दिन किसी घूमते हुए या कहीं भी देखते हुए देखा कि कुत्ता है कोई, उस कुत्ते को वो बोलता है बिल्ली, लेकिन वहां पर क्या हुआ? उसे बताया गया कि कुत्ता नहीं बिल्ली है। तो वहां पर क्या हुआ कि उसे पता चला कि इस तरीके के जो है लगभग मिलता जुलता एक और जानवर होता है, उसे कुत्ता बोलते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि उसने पुराने ज्ञान में अपने परिवर्तन किया, और वहां पर जो है उसे उस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? समायोजन किया। कि पुराना ज्ञान क्या था कि 4 टांग, एक पूंछ और इस तरीके की जो आकृति की चीज होती है वो केवल बिल्ली होती है, लेकिन उनमें उसे परिवर्तन करना पड़ेगा अपने ज्ञान में, अपने स्कीमा में। तो वहां पर क्या हुआ कि उस प्रक्रिया को हम समायोजन कहेंगे। अब आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया में क्या हुआ कि उसका बैलेंस गड़बड़ा गया कि कहाँ कुत्ता है कहाँ बिल्ली है। इस दोनों चीजों को जब वो इक्विवेलेंस करता है, यानी कि उनका साम्य धारण करता है, मतलब उन्हें बराबर करता है, कौन सी कंडीशन में कौन सा ज्ञान लगाना है, तो वो चीज क्या हुई? आपकी साम्य धारण की प्रक्रिया हुई। साम्य धारण का मतलब होता है सम प्लस धारण। सम प्लस धारण यानी बराबर बराबर धारण करना, बराबर बराबर धारण करना, ग्रहण करना। मान लीजिए कहां पर उसे आत्मसातीकरण का प्रयोग करना, कहां समायोजन का, दोनों का जो है बराबर धारण करना, यानी अपने जो वहां यूज करेगा तो दोनों चीजों को, आत्मसातीकरण और समायोजन को जो है बराबर बराबर रूप से उन्हें इक्विवेलेंस करना, उनका बैलेंस ना बिगड़े कि बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को बिल्ली ना कहे। तो इस तरीके से साम्य धारण करना, उसको बैलेंस करना, क्या वो प्रक्रिया क्या हुई? बालक के अंदर साम्य धारण की प्रक्रिया हुई। संरक्षण क्या हुआ? संरक्षण के अंतर्गत आप देखेंगे कि संरक्षण में बालक जो है दो परिस्थितियों को जो है अलग अलग पहचानता है कि या नहीं पहचानता है। मान लीजिए 2 परिस्थितियां, एक परिस्थिति में देखा कि बालक ने कि एक 200 ml का जो है दूध का उसे एक प्याला दिया गया 200 ml, और उसे दूसरी परिस्थिति में वही 200 ml दूध जो है बोतल में मिल गया। तो वहां पर देखता है बालक को, मतलब पता चलता है कि ये दोनों बराबर हैं। तो ये जो क्या हुआ? संरक्षण की प्रक्रिया हुई कि 200 ml यहाँ भी 200 ml है, 200 ml दूध बराबर है या नहीं है, यानी कि दोनों परिस्थितियों में क्या समानता है और क्या विषमता है। इन जब चीजों का जब वो अंतर करना शुरू कर देता है तो वो क्या चीज कहलाती है? संरक्षण कहलाती है। अब आपका आता है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है? कोई समस्या बालक के सामने, उस समस्या के समाधान के लिए
समस्या समाधान के लिए जो है बालक ने क्या काम किया कि एक संरचना तैयार कर ली कि पहले मुझे ये करना है, फिर उसके बाद ये करना, फिर इसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। एक स्ट्रक्चर बना लिया कि उस समस्या के समाधान के लिए हमें कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप जो है काम करना है। तो वो क्या हुआ, संज्ञानात्मक संरचना हुई। अगला आपका आता है मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया क्या हुई, जब भी आप चिंतन या आप विचार करते हैं या आप बुद्धि से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, दिमाग की संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो वो एक जब दिमाग से या बुद्धि से कब जो कार्य किया जाता है तो मानसिक क्रिया कहलाई जाती है, यानी मेंटल ऑपरेशन कहा जाता है वो। अब स्कीम्स क्या होते हैं आपके, स्कीम्स जो होते हैं आपके बहुत सारे स्कीमा से मिलकर बनते हैं। बहुत सारे स्कीमा हैं, ये बहुत सारे स्कीमा जब इकट्ठे हो गए तो ये क्या हो गया, एक स्कीम हो गई। लेकिन स्कीमा क्या होता है, स्कीमा को समझते हैं। अब हमने क्या हुआ कि बालक है, बालक को हमने बताया, कोई फल दिखाया कि मान लीजिए हमने बालक को आम दिखाया, तो आम दिखाकर हमने कहा ये क्या फल है। अब बालक को हमने सेब दिखाया, सेब को देखकर बालक को बताया ये फल है। तो बालक ने क्या काम करा, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ लिया। अब वो केले आम को समझने लगा है। उसके बाद जो है ये इस तरीके का उसका एक स्कीमा तैयार हो गया फल वाला, कि फल उनने पहचानने शुरू कर लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि एक बार उसने कोई गाय देखी, कोई भैंस देखी, तो उस तरीके से जो उसने स्कीमा उसका एक नया तैयार हो गया स्कीमा जानवर वाला, जानवरों का। तो ये बहुत सारे स्कीमा जब मिलकर अब जो है एक जगह एकत्र हो गए, तो वो क्या हुआ कि ये जानवर वाला स्कीमा हो गया, ये फल वाला स्कीमा हो गया, ये जो है आपका गिनती वाला स्कीमा हो गया। मतलब अनगिनत स्कीमा जब हमारे पास तैयार हो गए तो वो क्या हुआ, स्कीम्स हो गया। अब बालक के सामने कोई समस्या आई, बालक को बताया गया कि कोई फल दिखाया गया, तो उन्होंने फल वाले स्कीमा से निकाल के तुरंत बता दिया कि ये फल आम का है या ये सेब है। यहाँ से जानवर वाले स्कीमा से निकाल कर कोई जानवर दिखाएगा तो ये गाय है या ये कुत्ता है या ये बिल्ली है। किसी बालक को कोई और चीज दिखाई दी तो उसने उस स्कीमा का प्रयोग किया और वहां से बता देगी ये चीज है। तो जब बालक के सामने कोई समस्या आई, उसने उसी स्कीमा का प्रयोग करते हुए, कि किसी समस्या का विभिन्न तरीके से उसने समाधान कर लिया, तो वो क्या हुआ, वहां पर स्कीम्स हुआ। यानी कोई समस्या है बालक के सामने, तो आप जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई कोई समस्या आई कि आपके पास क्या स्कीम्स है, तो हर कोई अपने जो जो भी उसके स्कीमा है, जो भी उसके अंदर सोच है, तो वो उसे जो है तुरंत बताता है कि मैं इस समस्या का समाधान ऐसे कर सकता हूँ। तो जो स्कीमा होते हैं वो जानकारियों को ऐड कर करके बनते हैं। जो स्कीमा है ये संशोधित भी होते रहते हैं, इसमें जो है नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं, नए नए स्कीमा बनते रहते हैं। और जब स्कीमा बहुत सारे स्कीमा एकत्र हो जाते हैं धीरे धीरे बालक के संज्ञान में, बालक की जैसे जैसे स्थिति स्टेजेस बढ़ती हैं, तो वो स्कीमा जो है बहुत सारे स्कीमा मिलकर स्कीम्स बन जाते हैं, और उस स्कीम से जो है हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है कि किसी समस्या कोई बालक है वो एक बार में कई दिशा में जो है कई समस्याओं का समाधान कर सकता है, यानी कई जगह सोच सकता है कि वो जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होती है। मान लीजिए बालक एक ही जगह सोच रहा है तो वो क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा, यानी केंद्रीकरण होगा। मान लीजिए कोई खिलौना है, खिलौना के बारे में वो सोच रहा है कि खिलौना कैसे बनता है, कैसे बना, और ये जो है इससे कैसे खेलते हैं, ये खिलौना कितने का है, कहाँ बनता है, क्यों बनता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जब वो एक साथ सोचता है, इनके बारे में उत्तर देता है, इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहलाई जाती है। यानी विकेंद्रीकरण में आपका सारा ऊपर के जितने भी सातों पॉइंट है वो प्रयोग हो जाते हैं। अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, साम्य धारणा, संरक्षण, संज्ञान, संरचना, मानसिक स्कीमा, स्कीम्स, मतलब सब चीजों का जब वो यूज करता है, मतलब एक तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है एक बार में, कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो वो क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। जब वो एक से ज्यादा समस्याओं के बारे में सोच रहा है वो तो विकेंद्रीकरण हुआ, और जब केवल एक ही पॉइंट पर सोच रहा है तो वो क्या हुआ, केंद्रीकरण हुआ। तो ये संप्रत्यय थे आपके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आपके आती हैं अवस्थाएं। संज्ञानात्मक जो विकास है उसकी अवस्थाएं, अवस्थाएं होती हैं चार। नंबर एक अवस्था आपकी संवेदी गामक अवस्था, ये संवेदी पेशी अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, इसे सेंसरी मोटर इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस 2 से 7 वर्ष चलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी है, 7 से 12 वर्ष तक चलती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं इसे। उसके बाद आपकी आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे ये अवस्था जो है आपकी 12 से 15 चलती है। यानी कि इन अवस्थाओं के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी अवस्थाएं, 4। पहली अवस्था मान ली क्वेश्चन में दे दिया, पूर्व संक्रात्मक अवस्था कितने वर्ष में होती है, 2 वर्ष से
7 वर्ष तक ये जो है चलती है। इसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो ये हमें याद करनी होंगी कि ये 4 अवस्थाएं मुझे, इन चारों अवस्थाओं पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहली अवस्था आपके इंद्रिय जनित यानी संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, 0 से 2 वर्ष चलती है। इसमें क्या होता है, बालक जो भी सीखता है अपनी इंद्रियों से सीखता है, उनसे देखकर, उन्हें उनके द्वारा महसूस करके जो भी सीखता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इंद्रियों का प्रयोग करके जो चीज सीख रहा है तो अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है, तो वो क्या हुई, आपकी इंद्रिय गामक अवस्था हुई। जैसे कि देखकर, सुनकर और मतलब कि इस तरीके से महसूस कर करके, तो ये सब चीजें क्या हुई, इंद्रिय गामक मतलब अपनी इंद्रिय, आंख, कान, नाक या अपने हाथों से तो टच करके जो भी चीज सीखता है, तो वो क्या हुई, आपकी जो भी इंद्रिय से यानी आपकी जो इंद्रियां होती हैं उनसे सीख रहा है, तो वो हुई इंद्रिय गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है, बालक जो है अनुकरण करने कर सीखता है। बालक के सामने यदि कोई पलक झपकता है तो बालक भी पलक झपकता है, यानी कि उनका जो है उनकी नकल करने की कोशिश करता है। इसमें जो है वस्तु स्थायित्व का जो है गुण लगभग 20 माह तक वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। वस्तु स्थायी मतलब बालक के सामने कोई वस्तु है और उस वस्तु को हटा लिया जाए तो बालक जो है उसके प्रति जो है रोने लगता है, प्रतिक्रिया करने लगता है। कोई वस्तु उसके सामने लाई जाती है तो वो हंसने लगता है। तो इस तरीके से वस्तु स्थायित्व का गुण जो है सेंसरी मोटर में यानी कि संवेदी गामक अवस्था में होता है। 0 से 2 वर्ष तक इसकी जो है एज मानी गई है। इसमें से जो कुछ भी होता है इंद्रियों के माध्यम से होता है। इसमें जो इसे इसका भी बंटवारा किया गया है, इन जो सेंसरी मोटर स्टेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके 6 स्टेजेस में से बांटा गया है। तो यहाँ इसे पढ़ सकते हैं, इतना डीपली आपके टेट सी टेट में नहीं पूछा जाता। उसके बाद आपकी आती है दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष होती है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा आपका है अंतर प्रत्यात्मक काल। ये 4 से 7 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है, बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, यानी अपने गुड़िया गुड्डों में जो है जीवन देखता है कि ये भी जिंदा है, ये भी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ये भी जो है हमारी तरह से सोचते हैं। आत्म केंद्रित इसमें जो है बालक आत्म केंद्रित होता है। बालक केवल अपने बारे में सोचता है जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। बालक संकेत करने लगता है, इशारे करके अपनी मांगे मन वाले लगता है कि ये लाल रंग का मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे पीले रंग की टोपी चाहिए। भाषा का विकास होने लगता है, यानी वो भाषा सीखने लगता है। बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, चिंतन तो शुरू कर देता है लेकिन उसका कोई तर्क नहीं होता, उल्टे सीधे चीजें बातें सोच, मतलब कि उसको जो चिंतन होता है, जो सोच होती है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, लॉजिक नहीं ढूंढ सकते आप। बालक छोटी छोटी गणनाएं करने लगे, जोड़ घटा गुणा भाग सीखने लगता है। विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण का नियम इस अवस्था में विकसित नहीं होता, मतलब इनका कोई ज्ञान नहीं होता। विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, ये कोई कई सारी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को एक साथ वो जो है सोल्व नहीं कर सकता। पलटन का नियम, इसे ऐप में पलटन का नियम जो, उसमें पलटन का जो गुण नहीं होता, तो इस पलटन का गुण नहीं होता तो परीक्षा में से ऐप पलटावी भी लिखा हुआ आता है, ऐप पलटावी। अब इसमें क्या होता है कि किसी बालक से कहा कि किसी बालक से कहा गया कि ये आपकी बहन है तो आप इसके क्या लगे, तो वो इस तरीके की चीजों को नहीं समझ पाता कि मैं इसका भाई लगूंगा, तो इस तरीके की चीजों को वो नहीं से समझ पाता। संरक्षण यानी 2 स्थितियों में वो जो है अंतर नहीं कर पाता। संरक्षण के बारे में पीछे चर्चा की थी हमने। संरक्षण 2 स्थिति है, उसे 200 ml दूध एक कटोरे में दे दिया और 200 ml दूध एक सीसी में दे दिया, तो वो जो है इसे ज्यादा बता देगा, क्योंकि वो जो यहाँ पर 2 स्थितियों में जो है ये नहीं देख पा रहा है कि समान है, ये अलग अलग हैं। इसमें क्रमबद्धता, तर्क नहीं होते, मतलब जो तर्क होते हैं वो क्रमबद्ध नहीं होते हैं, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी तर्क नहीं करता, कहीं भी कोई से भी तर्क लगा सकता है। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष चलती है। इसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, बालक पहचान करने लगता है, विभेदीकरण करने लगता है, वर्गीकरण के गुण पाया करने लगता है, मूर्त चिंतन करने लगता है, तर्क करने की जो है विकास प्रारंभ हो जाता है और अनेक तार्किक क्रियाएं करने लगने में जो समर्थ हो जाता है। पलटन यानी जो पलटापी का नियम था, पलटापी का नियम उसमें विकसित हो जाता है। वो जो है अगर उससे कोई बोलता है कि ये आपकी बहन है तो आप इसके क्या लगे, तो वो बताएगा मैं इसका भाई लगा। संरक्षण 2 स्थितियों में वो समझ जाएगा कि इस कटोरे में भी 200 ml दूध है और इस शीशी में 200 ml दूध है, तो इस चीज को भी वो कि दोनों स्थितियों के बीच में जो है वो समानता है या समानता नहीं है, इस चीज का भी उसे ज्ञान होने लगता है। इस अवस्था में बालक के विचारों में प्रौढ़ता के विचारों के मतलब जो विचार है परिपक्वता की ओर जो है बढ़ने लगते हैं, उसके निकट आ जाता है। इसके बाद जो चौथी अवस्था आती है आपकी, वो आती है अमूर्त संक्रियात्मक यानी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ये जो चलती है आपकी 11 से 15 वर्ष तक चलती है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज से इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ
अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं, यानी जो जो चीज उसे दिख रही है तो उस पर तो वो चिंतन कर ही रहा था पिछली स्टेज में, लेकिन इसमें क्या होता है जो चीज उसे नहीं भी दिखती उस पर भी चिंतन करता है, जैसे प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता, जो चीज वो से केवल महसूस करता है तो उसे अमूर्त कहा जाता है। नहीं, अमूर्त और अमूर्त में क्या होता है, जो चीज हमारे सामने, कोई खिलौना है, कोई तस्वीर है, तो उस तस्वीर को देखकर हम उसका रंग बता रहे हैं, या कोई मतलब कोई सुंदर महिला है तो उसके बारे में हम देखकर बता रहे हैं कि ये इसके बाल ऐसे हैं, इसके ये मतलब इसका रंग ऐसा है, ये इस तरीके की आंखें हैं, तो इस तरीके से जो है ये क्या हुआ, मूर्त चिंतन हुआ। यदि कोई चीज है ही नहीं तो उसके बारे में हम कर रहे हैं कि कोई पुराने जमाने में कोई राजकुमारी है, उसके बारे में कल्पना की जा रही है, कोई कभी कल्पना कर रहा है कि, तो वो क्या हुआ, अमूर्त चिंतन हुआ कि वो ऐसी उसकी आंखें थी, गुलाब की तरह से उसके होठ थे, तो इस तरीके से जो क्या हुआ कि वो जो है अमूर्त चिंतन हुआ। जो चीज सामने है ही नहीं तो उस पर चिंतन होता है, वो अमूर्त चिंतन होता है। तो इस अवस्था में अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है, तार्किक चिंतन की क्षमता में विकास हो जाता है, समस्या समाधान की चिंता में भी विकास हो जाता है, वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने के विकास हो जाता है, काल्पनिक परिस्थितियों में ढलने की क्षमता में विकास हो जाता है, परिकल्पना करने लगता है, परिकल्पना का विकास हो जाता है, विसंगतियों से संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास होता है। जीन पियाजे इस अवस्था को अंतर्गत अंतर्ज्ञान भी कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, चिंतन अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो चीज सामने नहीं है उसका भी चिंतन होने करने लगता है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है कि ये परिस्थिति है तो आने वाले समय में जो है इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, कल्पना करने लगता है। जैसे कि वैज्ञानिक लोग कल्पना करके नए नए आविष्कार करते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि एक हाइपोथेसिस बना सकता है, परिकल्पना भी कर सकता है। तो इस तरीके की कल्पना, परिकल्पना, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, यानी सब चीजें जो है एक तरीके से इसमें यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। ये होती है आपकी अमूर्त संज्ञानात्मक यानी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक। इसके बाद आते हैं इसके शैक्षिक उपयोग। शैक्षिक उपयोग क्या होते हैं, तो शैक्षिक उपयोग को यहाँ पर हम देखेंगे। शैक्षिक उपयोग में सबसे पहले समस्या, शिक्षक को क्या इस सब मतलब जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि बालक जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है, बालक को स्वयं उसे सीखने देना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिर्फ शिक्षक को जो है उसका मार्गदर्शन करना चाहिए और उसे सुविधाएं देनी चाहिए सीखने के लिए। तो सबसे पहले समस्या को जो है विद्यार्थियों की दृष्टि से देखना चाहिए, शिक्षक को मतलब शिक्षक, एक शिक्षक को जो है इस तरीके की समस्या को देखना चाहिए कि विद्यार्थी बनकर के विद्यार्थियों को क्या क्या किस तरीके से उस समस्या का समाधान करना है। स्वयं सीखने देना चाहिए बालक को, जो है स्वयं सीखने देना चाहिए। कोई समस्या है तो बालक को पहले उसे स्वयं उसका प्रयास कर लेने देना चाहिए कि वो किस तरीके से उसे हल करता है। ज्ञान का निर्माण स्वयं करना चाहिए, यानी बच्चे को जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करने देना चाहिए, केवल उसे सुविधा दे कि किस तरीके से जो है वो उस समस्या को दूर कर सकता है, उसके संबंधित जो भी उसे यंत्र हैं, किताबें हैं, जो भी सुविधाएं दे सकते हैं वो देने का प्रयास करना चाहिए। करके सीखने का अवसर देना चाहिए, यानी बालक को स्वयं करके देखने का जो है अवसर देना चाहिए। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो संज्ञानात्मक विकास है वो निरंतर चलता रहता है, यानी जन्म से लेकर जब मृत्यु तक जो है संज्ञानात्मक आपके जो दिमागी जो जो भी जानकारी है उनका जो विकास होता रहता है। इसके बाद जो है अवस्था निर्माण, यानी बालक को जो है विभिन्न जो उसकी मानसिक अवस्थाएं, जो मानसिक उसका विकास हुआ है जिस तरीके का, तो उस तरीके की अवस्था में को ध्यान में रखते हुए उसका पाठ्यक्रम उसको जो है कार्य कराने चाहिए। उसमें जो है तार्किक क्षमता का को बढ़ाना चाहिए, यानी जो उसमें तर्क करने की क्षमता को बढ़ाने का काम शिक्षक का होना चाहिए। विद्यार्थी को छोटे छोटे समूह बना में बांट कर, यानी जो विद्यार्थी जिस कैटेगरी के हैं, मतलब जो चीज में रुचि रखते हैं, जिस तरीके को वो चीजें करना चाहते हैं, उस तरीके की कैटेगरी में उसे बांट देना चाहिए। गलतियां करने में और उन्हें स्वयं सुधारने में जो है उनको पर्याप्त अवसर देने चाहिए, पर्याप्त अवसर देने चाहिए। मतलब गलती कर दी तो उसे सुधारने के लिए जो बालक को जो है पर्याप्त अवसर देने चाहिए। अधिक से अधिक जो है प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए, जिससे बालक के अंदर नवीन मौलिक दृष्टिकोण, यानी कि जो क्रिएटिविटी आए, उसके अंदर नई नई चीजें सीखे, वो नई नई चीजों का अन्वेषण करे, यानी खोज करे, रिसर्च करे, तो इस तरीके के दृष्टिकोण जो पैदा हो। तो ये शैक्षिक जो इसकी उपयोगिता थी, यहाँ से भी आप इस शैक्षिक उपयोगिता देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जीन पियाजे का शैक्षिक उपयोगिता में यही कहना था कि बालक को जो है जो है खुद करके उस समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए, उसे नई नई चीजें अपने आप सीखनी चाहिए। जिस तरीके से बालक स्वयं किसी समस्या का समाधान करेगा तो उसका ज्ञान जो है स्थायी होगा, और सिर्फ टीचर को जो है उसका जो है सहयोग करना चाहिए, उसमें मतलब कि ध्यान रखना चाहिए, उसे जो है फैसिलिटी देनी चाहिए। तो इस तरीके से बालक को जो है नन्हा वैज्ञानिक कहा गया, यानी एक तरीके से उसे खोजी प्रवृत्ति का बनाना चाहिए बालक को, ना कि उसे रटंती विद्या से बालक का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रटंती विद्या से कोई ज्ञान नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं थी, जो उन 4 अवस्थाओं पर हमने यहाँ पर चर्चा की। संवेदी गामक अवस्था, यानी जन्म से 2 वर्ष,
2 से 7 वर्ष पूर्व संख्यात्मक अवस्था और 7 से 12 वर्ष मूर्त संख्यात्मक और मूर्त संख्यात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। उसके अलावा जो आपके संप्रत्यय थे, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समय धारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक क्रिया, स्कीमा, स्कीम्स, विकेंद्रीकरण, और यहाँ पर इनकी जो है संज्ञानात्मक विकास को समझने का प्रयास किया। इस पर आधारित जो है क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस पर आधारित लगभग मेरे पास 50 क्वेश्चनों की एक सीरीज है। मैं वो अगली क्लास में उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहां से भी कुछ टॉपिक क्लियर होने की जो है आपको उम्मीद होगी। तो आज जो हमने इस पर चर्चा की, इसे आप ध्यान से देखिए। उस पर आधारित प्रश्न मैं जल्द ही अगली कक्षा में लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।